જય વસાવડાના તમામ વિડીયોનો એક જ ઓફિશિયલ ખજાનો એટલે પ્લેનેટ જેવી યુટ્યુબ ચેનલનો જલસો. તો જલ્દી લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી ઓલ સિલેક્ટ કરો જેથી તમે જોઈ શકો અમારા વિડીયો સૌથી પહેલા. नमस्कार दोस्तों, मैं जय वसावड़ा. आज तो कितने वक्त के बाद मुझे भी बड़ा रोमांच था, उमंग था, उत्साह था और सुबह सुबह निकल भी पड़ा वो मंजिल पाने के लिए कि भाई फेसबुक से तो मिलते हैं सबको, आज फेस टू फेस मिलेंगे. तो पूरा रोमांच था और युवाओं के साथ बात करने में मुझे बड़ा मजा भी आता है. कृणाल भाई को आप पूछिए, वो मेरे साथ संकलन में थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी ये कुछ दिक्कतें हैं, बजट ये कुछ. मैंने कहा कि भाई कुछ ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं और लेकिन यंग जनरेशन के साथ बात करनी है, यंग जनरेशन को मिलना है, यंग जनरेशन को कुछ बात बतानी है, शेयरिंग करना है तो मैं तो पहुंच जाऊंगा. तो लेकिन ऐसा होता है ना कि भाई मैं तो काफी बार कह भी चुका हूं अपने प्रवचनों में, अपनी बातों में कि भाई कभी कभार ईश्वर जो है वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और अट्टहास्य भी करते हैं. कब करते हैं? क्योंकि जब वो इंसान ऐसा कहता है कि कल मैं ये करने वाला हूं, कल मैं वो करने वाला हूं, तब ईश्वर मुस्कुराते हैं कि भाई खबर नहीं है पल की और बात कर रहे थे कल की. और आज हमारा तो विषय भी यही है, कल हमारा है. तो आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट होने वाले बन गए होंगे और जिसको प्रिपरेशन के लिए मदद कर रहे हैं वो पूरी टीम जो है युवाओं की और पूरे जो लोग हैं. मुझे याद है मैं एक बार अहमदाबाद में भी गया था ऐसी एक कॉन्फ्रेंस में और इतने जैसे खूबसूरत तितलियां जैसे गुलिस्तान में हो ऐसे यंगिस्तान का पूरा माहौल रचा हुआ था और वो माहौल को मैं मिस करूंगा. मैं क्षमा प्रार्थी हूं तहे दिल से आपका. ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसे संजोग खड़े हो गए कि मुझे आधे रास्ते से वापस लौटना पड़ा. लेकिन शो मस्ट गो ऑन. जो कमिटमेंट किया है वो कमिटमेंट में अगर मैं पालन न करूं तो भाई आपके सामने तो क्या, अपने आपके सामने मैं नजरें गड़ा के खड़ा नहीं रह सकता. ये मेरा स्वभाव है और ये होना भी चाहिए. और ये तो सीखना है हमें अगर कल हमारा करना है तो. कि खबर नहीं है पल की, बात कर रहे थे कल की, ये तो सही बात है. क्योंकि इंसान कहता है कि कल मैं ये करूंगा, कल मैं वो करूंगा. इस्लाम में है इंशाअल्लाह, अल्लाह की मर्जी हो, ऊपर वाले की मर्जी हो तब होगा. हमारे यहाँ भारत में है हरी इच्छा बलियसी. भगवान की जो मर्जी होती है वो सर्वोपरि होती है. अपने मन का हो तो अच्छा, लेकिन अपने मन का न हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि तब ईश्वर का मन का होता है. ऐसा हरिवंश राय बच्चन जी ने जो अमिताभ बच्चन को कहा, उन्होंने लिख के रखा है अपने घर पे. लेकिन ये जो परिस्थितियां आती है, विकट परिस्थितियां, कसौटियां हमारे जीवन में, मैं यही तो संदेश देता हूं आप सबको बार बार. मुझे कृणाल भाई कह रहे थे सुबह में कि भाई आप वीडियो बना के भेज सकेंगे, क्रिटिकल सिचुएशन के अंडर है इमोशनली. मैंने कहा कि नहीं, ये मेरा काम है. ये अगर मैं बोध देता हूं दूसरों को तो ये मुझे करना भी चाहिए और करना ही चाहिए. क्योंकि वरना तो मेरे शब्दों में बल नहीं रहेगा अगर मैं अपने आप में ये उतार के आपके सामने प्रस्तुत न कर सकूं. तो ये काम जो है वो हमें बल देता है, कर्म जो है हमें एक ध्यान देता है, एक मेडिटेशन है ये भी. और हम भूल जाते हैं आसपास की परिस्थितियां क्या है जब उसमें बह जाते हैं. और जवानी क्या होती है? जवानी दोस्तों मेरे ख्याल से एक ही बात है, जवानी का नाम है पैशन. पैशन, जोश, जुस्सो गुजराती में कहिए तो. ये पैशन जो होता है वो इट्स अ यूथ डिफाइनिंग एक्टिविटी. पैशन अंदर से जैसे कोई उबड़ता हुआ समंदर हो, जैसे भभुकता हुआ कोई लावा रस हो और अग्नि की तरह छा जाए, प्रकाशमान हो जाए सब कुछ और जला भी दे अपनी आग से. वो जवानी होती है. और वो जवानी में पैशन जो मैं शब्द कहता हूं, पैशन का ऐसा तो कोई जोश एक अनुवाद है, लेकिन जोश उत्साह के साथ भी जुड़ा हुआ है. लेकिन पैशन जो होता है उसका एक जो सिंपल सा अनुवाद मैंने अपनी जय हो किताब में लिखा था वो ये है, मुमकिन से थोड़ा आगे जाना. वो है पैशन. मुमकिन से थोड़ा आगे जाना. मुमकिन पॉसिबल है वो तो सब करते हैं. पॉसिबल, मैं जितना पॉसिबल हूं इतनी एक्सरसाइज कर सकता हूं, इतना दौड़ सकता हूं, इतना चल सकता हूं, इतना खड़ा रह सकता हूं. पॉसिबल तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब क्रिटिकल सिचुएशन आए तब थोड़ा मुमकिन से पॉसिबल जो हो उससे भी थोड़ा आगे चले जाए, वो है पैशन. और वो होती है जवानी की कहानी. और वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो. अब कुछ जख्म होंगे, कुछ ऐसी बातें होंगी कि जो आपने सीने पे खाई होगी, कुछ ऐसे नासूर हो गए, ऐसे घाव होंगे जो आप किसी को दिखाई नहीं दे होते. कांच का कोई बर्तन टूटता है ना तो लोगों को आवाज सुनाई देती है कि बर्तन टूट गया. लेकिन जब दिल टूटता है ना किसी का, और जवानी में दिल तो टूटता है, उसकी आवाज नहीं सुनाई देती.
किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कभी ऐसा तो आपने नहीं लिखा होगा, ऐसा देखा होगा कि भाई ऑक्सीजन की कमी से लोग चले गए, ऐसा लोग लिखते हैं। कोई सारवार मेडिकल ट्रीटमेंट की कमी के वजह से चले गए, ऐसा लोग लिखते हैं। ऐसा कभी आपको सुना ही नहीं दिया होगा कि भाई प्यार की कमी की वजह से इंसान मर गया। लेकिन कुछ मर जाता है हमारे भीतर। अब जब जवान होते हैं, जब आगे बढ़ते हैं, जब हमारी उम्र बड़ी बड़ी होती है, हम गुजराती में तो बहुत अच्छी पंक्ति उसके लिए लिखी गई है, उस जवानी के लिए, पड़खू फेरवुने वरस बदली लाखों, युगों नी खखड़ता तरस बदली लाखों। मैं ऐसे करवट बदलता हूं और पूरी दुनिया बदल जाती है। मेरे सांसों से टूट जाएगी जंजीरें और मेरे कदमों में आके गिरेगी तकदीरें। ये जो जवानी की कहानी है, वो हम सब बेमिसाल कहानी लिखने के लिए हम सपने देखते हैं, इसलिए तो जवान रहते हैं दोस्तों। कल हमारा है। कल मानी क्या? कल मानी सपना, कल मानी आशा, कल मानी फ्यूचर। कल हमारा है। हम कल को प्राप्त करने के लिए जीते हैं। मैं काफी बार मेरे व्याख्यानों में युवा दोस्तों के साथ जब संवाद होता है तब कहता हूं कि आपके पास एक ऐसी डिपॉजिट है कि जो किसी भी एडल्ट, जिसको पुख्त वय के इंसान कहे जाए, मैच्योर इंसान कहा जाए, बड़े बुजुर्ग लोग कहा जाए, उनके पास भी नहीं है, और वो है टाइम। कितने भी पैसे खर्च कर लो, आप टाइम तो वापस नहीं ले आ सकते। वो तो वापस नहीं आता। आप चाहे कितनी दौलत लुटा दो, टाइम नहीं मिलेगा। कोई भी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हो, टाइम तो किसी के पास ज्यादा नहीं मिलता। हाँ, सफल लोग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे का एक ही दिन सबको एक ही जैसा मिलता है, उसमें से कुछ काम इस तरीके से करते हैं कि वो मैक्सिमाइजेशन कर लेते हैं अपने पोटेंशियल का। और आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रिपरेशन जब कर रहे होंगे एज ए स्टूडेंट, तो आपने भी मैं महसूस किया होगा, कोई भी मेडिकल स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के टफ कोर्स के स्टूडेंट, कोई ऐसी परीक्षाओं के जो तैयारी करते हैं, सिविल सर्विस के ऐसे स्टूडेंट, उन सबको ये सिचुएशन में से पसार होना होगा कि भाई आपको टाइम को मैनेज करना होगा। और टाइम मैनेज कैसे करते हैं? प्रायोरिटी देकर कि भाई इंपॉर्टेंट जो है वो पहले करो। अगर इंपॉर्टेंट नहीं है और अर्जेंट लगता है तो उसको साइड में रख दो। इंपॉर्टेंट है पहले करो। दो चीजें होती है, दोनों अर्जेंट लगती है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट होती है, कुछ अर्जेंट होती है। तो अर्जेंट जैसे साइन करना है किसी फॉर्म पे, तो वो अर्जेंट चीज है, अर्जेंट तुरंत ही कर दो। ओके, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप साइन ना करें तो भी दुनिया तो चलती रहेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज है, जैसे मुझे आपको ये वीडियो बना के पहुंचाना है आज ही 2:30 बजे तक, तो ये कुछ अर्जेंट के साथ ऐसा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये चीज पहले रख दो तो आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा। लेकिन जो बात मैं कर रहा हूं, पैशन, मुमकिन से थोड़ा आगे जाना, ये जो नीरज चोपड़ा ने कर दिखाया, जो मीराबाई चानू ने कर दिखाया, जो पीवी सिंधु ने कर दिखाया, जो रवि कुमार ने कर दिखाया, जो बजरंग पुनिया ने कर दिखाया, जो हमारी हॉकी टीम ने कर दिखाया, मैन और वुमेन्स दोनों ने, चाहे जीत न सके, वो हमारी गोल्फ की प्लेयर भी जीत न सकी, अदिति अशोक, लेकिन जो उसने कर दिखाया, वहां तक पहुंचने का साहस, वहां तक फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स में रहने का साहस, वो क्या है? पैशन मानी मुमकिन से थोड़ा आगे जाना। मुमकिन तो हम कर सकते हैं, लेकिन मुमकिन से थोड़ा आगे जाते हैं, वो विनिंग बेंचमार्क बन जाता है। विनिंग बेंचमार्क वो हमको करना है, वो जवानी है। इससे कहानी लिखी जाएगी। कहानी में ट्विस्ट तो आते ही है। अब ऐसे वीडियो गेम तो कौन खेलेगा कि जिसमें आप स्ट्रेट अवे कार चलाते जाए और कोई हर्डल ही ना हो? आपको मजा भी नहीं आएगा। अगर पबजी खेलते हो तो दुश्मन आएगा, सामने से प्रहार होगा, आप उस पर प्रहार करोगे, उसके पास वेपन्स होंगे, आपके पास वेपन्स होंगे, उनके कम होंगे, हमारे कम होंगे, ऐसे करके तो वो थ्रिल आती है ना गेम की। तो लाइफ भी एक गेम है, एक खेल है, जीवन एक, और उसमें भी थ्रिल तो तभी आती है जब हम उसमें से पास होके उसमें बाहर निकल के दिखा दे। तो ये जो चीज है वो हमें संभाल के रखनी है अपने जीवन में, और ये संभाल के रखनी है, यही तो जवानी की कहानी है। इससे तो हम युवा रहेंगे, हम चित्त से युवा रहेंगे, चाहे बाल जड़ जाए, चाहे जुर्रियां पड़ जाए चेहरों पे, हम चित्त से युवा रहेंगे। ऐसे कल को हमारी मुट्ठी में करके, पैशन से थोड़ा आगे जाके, मुमकिन से थोड़ा आगे जाके। मिल्खा सिंह यूं तो जीत न सके, लेकिन उन्होंने एक सपना बो दिया कि एथलेटिक्स में, ट्रैक एंड फील्ड में भी कोई, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आबादी में से कोई तो निकलेगा कभी। तो चल भी बसे। कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हुआ और फिर बच नहीं पाए, लेकिन उनका जो आत्मकथा उन्होंने लिखी थी, उनके आखिरी पन्ने में उन्होंने लिखा था, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये मिल्खा सिंह का मैसेज था। एक दाना, एक बीज जो होता है, प्रकृति का संदेश है कि वो मिट्टी में मिल जाता है, खाक में मिल जाता है, अपना अस्तित्व खो देता है, इतना तपस्वी बन जाता है, इतना फोकस्ड हो जाता है, इतना एकाग्रचित्त हो जाता है, इतना परिश्रमित हो जाता है
दाना खाक में मिल जाता है, फिर वहां से गुले गुलजार होता है, फिर वहां से नई कोपलें फूट आएगी, नए फल उसमें आएंगे, नया बड़ा वटवृक्ष खिलेगा, उसके बीच में एक बीज फटा हुआ मिलेगा आपको, उसके मूल में, उसकी जड़ों में। तो ये मिल्खा सिंह जी तो चले गए, देखिए ये सिद्धि देखे बगैर, लेकिन नीरज चोपड़ा ने अपना जो ओलंपिक गोल्ड मेडल इतने सालों के बाद, पूरी एक सदी से ज्यादा समय के बाद भारत को मिला एथलेटिक्स में, उनको समर्पित किया। तो ये जो सपना होता है ना, वो आने वाला कल होता है, वो मरता नहीं। मिल्खा सिंह फिर जी उठे जब वो समर्पित हुआ मेडल, तब वो तो बात है, वो तो जीवन की चीज है। तो वो फिर जी उठे और फिर वहां से वो खड़े हुए और बाहर खड़े होके उन्होंने जैसे आशीर्वाद दे दिया नीरज चोपड़ा को। तो ये मोमेंट्स होती है दोस्तों, रग रग धक धक, अभी मैंने एक छोटी सी कविता लिखी थी, रग रग धक धक हो जाए जिसमें, वो जवानी की कहानी होती है। वो थोड़ा रोमांच होता है, थोड़ा डिप्रेशन होता है। ऐसा चेतन भगत ने एक बार कहा था कि भाई बच्चे जो होते हैं ना, मिलियन स्टार्स के साथ पैदा होते हैं, मिलियन स्टार्स उनकी आंखों में होते हैं छोटे बच्चों की, इसलिए छोटे बच्चों को बड़े क्यूट क्यूट लगते हैं, प्यारे प्यारे लगते हैं, इवन पपीज भी प्यारे लगते हैं। लेकिन बड़े होने में वो स्टार्स हम गंवा देते हैं। बड़े होने में इतने घाव पड़ जाते हैं, इतने जख्म पड़ जाते हैं, इतनी दुनियादारी हम सीख लेते हैं, इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि वो जो स्टार्स है ना, विस्मय के, मासूमियत के, इनोसेंस के, वो हम कहीं पे खो डालते हैं। एक बड़ी अच्छी फिल्म थी 1985 की फिल्म, द ब्रेकफास्ट क्लब। और ब्रेकफास्ट क्लब फिल्म में एक डायलॉग था, और वो फिल्म युवाओं की फिल्म थी, और जैसे फ्रस्ट्रेटेड सोल जैसे होते, पनिशमेंट वाले 5 युवा इकट्ठा होते हैं एक सैटरडे मॉर्निंग को अमेरिका की एक स्कूल में, और भीतर में जो बातें करते हैं, अंदर जो तूफान उमड़ा है वो शेयर करते हैं। ऐसी एक छोटी सी बात थी उसमें, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी, और उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग भी था, व्हेन यू ग्रो अप योर हार्ट डाइज। ये दिल को संभाल के रखना है दोस्तों। हम बड़े होते हैं तो हमारी अंदर जो कोने में मासूमियत होती है, एक दिल होता है, वो कहीं पे खो जाता है। इसको संभाल के रखना है मेरे दोस्तों, इसलिए कल हमारा है, ये आप संभाल सकते हो। आपके पास टाइम है, आपके पास फ्यूचर की दौलत है, आप फ्यूचर में जा सकते हो, फ्यूचर में जी सकते हो। आपके पास पास्ट की मेमोरी से ज्यादा फ्यूचर के ड्रीम्स है, जो हमारे जैसे लोगों के पास दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। मेरे पिताश्री जैसे उम्र के लोगों के पास और भी कम हो गए, मेमोरीज ज्यादा हो गई, ड्रीम कम हो गई, बिल्कुल चले भी गए। ये जो चीज होती है दोस्तों, ये बातें जरा ध्यान में रखनी पड़ेगी। कल हमारा है कहते वक्त। टुमारो नेवर डाइज एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म का टाइटल था, टुमारो नेवर डाइज। कल कभी मरता नहीं, कल आता ही है। हर दिन जैसे बैंक में डिपॉजिट होती है और हम खर्च न करें तो पैसे ही पड़े रहते हैं, हमारे पैसे बढ़ते नहीं, ग्रो नहीं होते। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपको मालूम है, आप किसी को सीख भी दोगे और कैसे इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना है, स्मार्ट प्लानिंग करना है, कॉस्ट इफेक्टिव प्लानिंग करना है, कॉस्ट कटिंग भी करना है। तो आप सबको, आप हिसाब के लोग हो, आपको मालूम होंगे। डिपॉजिट होती है तो उसको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे तो डिपॉजिट ग्रो नहीं होगी और इंटरेस्ट रेट तो कम होता जाएगा। तो जैसे बैंक में बैलेंस आता है, उसी तरह जब सूरज की रोशनी का प्रथम किरण आता है सुबह में, तब हमारे जीवन में एक पूरा दिन बैलेंस में चला जाता है। होल डे इज अ बैलेंस इन अवर लाइफ। और वो जो नया बैलेंस हमारे अंदर आता है, हमारे दिन के अंदर, वो 24 घंटों का बैलेंस। आप उसको मिनटों में गिन लीजिए, सेकंडों में गिन लीजिए, जैसे आप पैरामीटर चाहे। 24 घंटे नए फ्रेश हर दिन डिपॉजिट होते हैं। डिपॉजिट, फ्री डिपॉजिट फ्रॉम द गॉड। डिपॉजिट तो होते हैं, लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो वो ऐसी डिपॉजिट है कि 24 आवर्स के बाद फॉरफिट भी हो जाती है। वो टिकती नहीं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए मिलती है 24 आवर्स में। जितना आपने इस्तेमाल किया, जितना आपने यूज किया, वो आपका हो गया, वो परमानेंटली आपका हो गया। मैंने कुछ किताब पढ़ने में सपोज 2 घंटे बिताए, कुछ अच्छी फिल्म देखने में बिताए, दोस्तों के साथ बैठने में बिताए, कुछ काम करने में बिताए, ऐसे जैसे आपके साथ संवाद कर रहा हूं, ट्रैवलिंग भी करने वाला था, ट्रैवलिंग करता हूं, ऐसे कुछ काम में बिताए, कर्तव्य पथ पे बिताए, तो वो मेरे हो गए, वो वापस नहीं जाएंगे। वो जो 24 घंटे की जो फॉरफिट होगी डिपॉजिट, उसमें से जितने घंटे मैंने इस्तेमाल किए वो मेरे हो गए। जो मैं सोता रहा, आलस से बैठा रहा, जो कुछ किया नहीं, कुछ कहा नहीं, तो वो तो वेस्ट हो गए और 24 आवर्स के बाद वो फॉरफिट हो जाएंगे, नई डिपॉजिट आएंगे। अगर हम वेस्ट ही करते जाएंगे तो एवरी डे यू आर मेकिंग योर हिस्ट्री, माइकल जैक्सन का सॉन्ग है, एवरी डे यू आर मेकिंग योर हिस्ट्री। हर दिन आप नया इतिहास लिखते हो, और हर दिन जब आप नया इतिहास लिखते हो तो
ये हिस्ट्री, क्योंकि हम जो जीते हैं ना उसमें तो पता नहीं चलता कि ये इतिहास बन रहा है, लेकिन पीछे मुड़ के जब देखते हैं, जैसे रास्ता काट रहे हैं तो पता नहीं चलता कि कितना लंबा हो गया, पीछे मुड़ के देखते तो पता चला कि वो जो वहां से कितने आगे आ गए, वो जो लैंडमार्क था, किस पहाड़ की चोटी के ऊपर गए थे तो नीचे उतर के पता चलता है कि कितना घूम के आ गए वापस नीचे, कितना हमने कवर कर लिया। तो हर एक दिन को इन्वेस्ट करना है कल हमारा बनाने के लिए। आपको मालूम है एक ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी थी, और ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी ये थी, पेंडोरा की कहानी, कि भाई पेंडोरास बॉक्स, आपको शायद उसकी स्टोरी भी मालूम होगी। तो पेंडोरा एक देवी थी और देवताओं ने इंसानों के साथ बदला लेने के लिए उसको भेजा था, उसको एक गिफ्ट में बॉक्स दिया गया था और कहा गया था कि इसको खोलना मत, लेकिन उनको पता था कि चंचल है, खोल लेगी इन बिटवीन रास्ते में। तो पेंडोरा रह न सकी और उसने खोल दिया, और पूरी जो उस वक्त स्वर्ग जैसी दुनिया थी, कोई वैर नहीं था, कोई मारकाट नहीं थी, कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की जलन ईर्षा कुछ नहीं था, गरीबी महामारी कुछ नहीं थी, लेकिन बीमारी भी उसमें से बाहर निकल गई और ईर्षा जलन भी बाहर निकल गई और वैर वृत्ति भी बाहर निकल गई, और काफी सारी जितने दर्द पाल रखे हैं हमने दुनिया में, जितनी समस्याएं पाल रखी है, वो पेंडोरास बॉक्स में से निकली। लेकिन एक चीज अभी भी उस बॉक्स में थी, ऐसे माइथोलॉजी की कहानी कहती है ग्रीस में, और उसकी वजह से ये दुनिया चली। इतनी सारी बीमारियां, महामारियां, काल अकाल सब बाहर निकल गए, फिर भी दुनिया चली, क्योंकि एक बॉक्स में चीज थी जो बच गई पेंडोरा की पेटी में, और उस चीज का नाम था होप, आशा, होप। ये आशा हमें जिंदा रखती है। कल क्या है? कल होप है, आशा है। आज तो नहीं हुआ, अभी तो बिगड़ गया काम, लेकिन बाद में सुधर जाएगा, कुछ अच्छा होगा। इस आशा के साथ इंसान जिंदा रहता है, सांस लेता है और सांस छोड़ता है। इसलिए कल हमारा है। तो वो कल हमें प्राप्त करना है दोस्तों, वो कल हमें प्रयत्न करके प्राप्त करना पड़ेगा, हमें प्रयास करके प्राप्त करना पड़ेगा। ऐसे तो कल नहीं आता आपके पास। कभी कभार उसमें डिप्रेशन आता है, मुश्किलें आती है। मैंने शुरू में अमिताभ बच्चन का नाम लिया, उन्होंने एक इंटरव्यू में कुछ साल पहले एक वाकया सुनाया था उनके बाबूजी हरिवंश राय बच्चन का, और वो वाकया ऐसा था कि भाई जब अमिताभ बच्चन दून स्कूल में थे, बड़ी फेमस स्कूल थी उस जमाने में देहरादून की, राजीव गांधी भी वहां पे पढ़े थे, तो वो दून स्कूल में जब बच्चन थे तब तो टीनेजर थे, और उन्होंने एक्टिंग का उस वक्त भी शौक था, तो ओथेलो शेक्सपियर का नाटक था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जैसे मेरे साथ आज हुआ, ये वाक्य मुझे इसलिए भी याद आ गया कि भाई एन मौके पर उनको मिजल्स निकल पड़े, और वो थोड़े इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। अब तो हमें क्वारंटाइन आइसोलेशन का सब मतलब मालूम हो गया पिछले कुछ महीनों से। तो उनको भी आइसोलेशन में रखा गया कि भाई देखियो, आपके पास ये से बीमार हो और ये वायरल है, और आप दूसरे बच्चों को चेप लगा दोगे, इन्फेक्ट करोगे, तो आपको अपने हॉस्टल में जाके सोना पड़ेगा। आप ओथेलो में पार्ट नहीं कर पाओगे, सेंट्रल पार्ट आपका हीरो का रोल गया। और बाबूजी हरिवंश राय बच्चन को पता चला तो इलाहाबाद से फ्रूट लेके बच्चे को मिलने के लिए निकले, और बड़े अच्छे कवि, बड़े महान कवि, हे विशाल दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ, कर्षपथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, इसके कवि। तो बाबूजी जब मिलने के लिए अमिताभ को गए, तो वो युवा अमिताभ बिलक बिलक के रो रहा था, अपनी खटिया में पड़ा हुआ, अकेला ही था, हॉस्टल तो खाली हो गई थी, सब तो प्ले देखने के लिए गए थे। और बाबूजी ने कहा कि भाई ये ऐसी बीमारी तो है नहीं कि जिसमें कोई जानलेवा चीज हो, इतना बड़ा दर्द भी होता हो, थोड़े दिन काट लो, ऐसे अच्छा रहेगा, कुछ पढ़ो, किताबें पढ़ो, देखो मैं मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए फल लेके आया हूँ। और अमिताभ ने रोते हुए कहा कि भाई देखिए, मेरे तो ये हीरो का रोल चला गया, आप क्या फल लेके आए? फल जो प्राप्त होने वाला था वो मेरे हाथ से निकल गया। ओथेलो का रोल तो कोई और कर रहा है। अब देखिए, सीटियों की तालियों की आवाज सुनाई दे रही है यहाँ पे खिड़की से, वो मेरे हिस्से की सीटियां थी, तालियां थी, चली गई। तो वो बाबूजी ने उसके सर पे हाथ रख के कहा, बाबूजी ऐसी सीख देते रहते हैं हमें, कभी कभार हाथ भी रख देते हैं तो वो सीख होती है। तो उन्होंने सर पे हाथ रख के कहा कि देखो बेटे, मैं मानता हूं कि भाई आज तो तुम्हारा रोल चला गया, आज तुम्हें नायक बनने की भूमिका नहीं मिली, आज फल नहीं मिला तुम्हें, जो मनवांछित फल था वो आज नहीं मिला, लेकिन तुम फल के लिए एक्टिंग करने वाले थे, या तुम्हें मजा आता था और तुम कुछ नया सीख पाओगे और किसी को कुछ क्या सीखा है वो बता पाओगे, उस पैशन की वजह से, उस जोश की वजह से
उस आने वाले कल पे प्राप्त करने की एक आकांक्षा की वजह से, सपने की वजह से करने वाले थे। अगर वो सपने को जिंदा रखोगे तो और मौके मिलेंगे एक्टिंग करने के, हीरो बनने के, और कुछ तालियां और बजेगी, ऑडियंस बना होता जाएगा, स्कूल में से बाहर भी निकल सकोगे, तब भी सीटी ताली वाले लोग खड़े मिलेंगे। लेकिन अभी से रो के छोड़ दोगे तो कोई नहीं मिलेगा, कभी भी तालियां नहीं बजेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें ओथेलो का रोल में एक्टिंग आती थी। तो सिद्ध करके दिखाओ, कुछ आगे बढ़ो, अभी पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, उसकी कहानी खुद लिखो। और आप तो देख रहे हैं वो कहानी कैसे लिखी, 50 साल हो गए अभिनय में अमिताभ बच्चन को, और कोई नहीं कह सकता, सदी के महानायक के नाम से ही बुलाते हैं। अभी कल ही उन्होंने ट्वीट किया था चेहरे का पोस्टर, और 27 अगस्त को चेहरे फिल्म थिएटर में आ रही है, बड़े बड़े सुरमा ओटीटी पे आ रहे हैं और वो थिएटर पे आ रहे हैं 27 अगस्त को। तो वो जो चीज है, अभी वो काम कर रहे हैं। अभी एक और अभी उन्होंने क्या लिखा था इंस्टाग्राम की पोस्ट में कि भाई मैं ब्रह्मास्त्र और केबीसी की शूटिंग करके थक जाता हूं, लेकिन काम तो करना ही, आने वाले कल पे जाना ही है। कितनी बीमारियों के साथ जूझते हुए 80 साल की उम्र तक पहुंचे हुए अभी भी जैसे युवा है, अपने अपने बेटे से ज्यादा फिल्में कर रहे हैं, उसको कंपटीशन दे रहे हैं। कल हमारा है, अगर सोचोगे कि कल हमारा है तो कल हमारा है। इफ यू बिलीव यू कैन अचीव, इफ यू बिलीव यू कैन अचीव। तो ये चीज दोस्तों अपने अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। ऐसा मैंने बोल दिया कल हमारा, ऐसा नहीं। जवानी होती क्या है, जैसे आप सीए स्टूडेंट है तो चार्टर्ड के सी के लेकर मैंने 3 व्याख्याएं की है। एक तो आपके पास चाहिए करेज, हिम्मत चाहिए, आत्मविश्वास चाहिए। कुछ भी सिचुएशन हो, कभी नाकामी मिले, कभी कुछ मजा ना आए, कुछ सीख ना पाए, कोई बात नहीं, कल हमारा है। आज नहीं हुआ ना, कल हो जाएगा, कल सीखेंगे। आज थक गए, कल वापस रिचार्ज होंगे बैटरी की तरह और वापस फ्रेश होके आ जाएंगे लड़ने के लिए जीवन संग्राम में। हर एक सांस जो है वो लड़ना ही तो है, संघर्ष ही तो है, लड़ सकते हैं। तो ये एटीट्यूड है करेज का एटीट्यूड, हिम्मत से आगे बढ़ने का एटीट्यूड, साहस का एटीट्यूड, एडवेंचर का एटीट्यूड, कुछ नई मंजिल। और मैंने एक बार एक आर्टिकल में ऐसा भी लिखा था कि भाई देखिए, कुछ दृश्य जो होते हैं ना, कुछ अच्छे अच्छे फोटोग्राफ्स हम निकालते हैं हमारे मोबाइल में शेयर करने के लिए इंस्टा पे, तो ये जो वीडियो या फोटोग्राफ के कुछ एंगल जो होते हैं ना, वो एज पे सही आते हैं, तो काफी कबार रिस्की भी हो जाता है। डोंट टेक दैट सॉर्ट ऑफ रिस्क, उसमें इंसान मर भी सकता है। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे होते हैं जो मिडल में से या सेफ जोन में से दिखाई नहीं देते। आपको एज पे, धार पे खड़े रहने वाला, अपने कगार पे, जिसको कगार कहते हैं हिंदी में, कगार के ऊपर खड़े रहोगे और पूरा दृश्य आपको विजुलाइज हो जाएगा, पूरा मोबाइल में कैमरा में समा जाएगा। तो उस कगार में तो आप कौशन के साथ खड़े रहिए, मैं कहता हूं बार बार। लेकिन वो हमारी सेल्फी में जितना इंटरेस्ट रहता है, इतना सेल्फ इमेज में भी इंटरेस्ट दीजिए और उसको डेवलप कीजिए, उसको डेवलप कीजिए कि कैसे कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे उसको रखना है। तो एक चाहिए आपको करेज, हिम्मत, नई चीजें करने की, नई चीजें सीखने की, नई चीजें सीखने में भी हिम्मत चाहिए। ये मुझे नहीं आता, आई एम सॉरी, मुझे गलती हो गई और मैं गलती सुधारना चाहता हूं, आप मुझे कृपया उसका मौका दे। इतना वाक्य बोलने के लिए भी पहाड़ जैसी हिम्मत चाहिए, हिमालय जैसी हिम्मत चाहिए। लोग नहीं बोल सकते। मैंने बड़े बड़े सुरमाओं को देखा है जो मुझसे गलती हो गई, ये सब बोल नहीं सकते। कल अगर आपको मुट्ठी में करना है तो करेज रखिए। दूसरी चीज है वो है क्रिएटिविटी। थोड़ा नया कीजिए, कुछ अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के चलिए। एक राजा था, एक पंखी को, बच्चे को उसने बचा लिया और बचा के उसने संभाल के रखा अपने बाग में। बड़ा तो हो गया लेकिन उड़ना नहीं सीख पाया, बैठता कूदता लेकिन उड़ नहीं पाता पंख पसार के। अब माँ बाप तो थे नहीं, इंसानों ने पाला था, तो राजा ने इनाम डिक्लेयर कर दिया कि कोई इसको उड़ना सिखाए। पंखी के बच्चे को कोई बात तो कर नहीं सकता, कैसे उसको उड़ना सिखाए। लेकिन एक जवान आया आपके जैसा, तेजस्वी, आशिष्ट, दृष्ट, बलिष्ठ। हमारे उपनिषदों में कहा गया है जवान कौन है, युवान कौन है, जो आशावान हो, होपफुल हो, आशिष्ट, दृढ़िष्ठ, दृढ़ संकल्प हो, फर्म हो, अपनी बात में फोकस्ड हो, एकाग्र हो, और बलिष्ठ, फिट हो, कुछ भी काम करने के लिए फिट हो। ब्यूटीफुल दिखने का शौक सबको है, लेकिन ब्यूटी की नेचर की व्याख्या क्या है? आप फिट है। गुलाबी गाल कब होते हैं? तब होते हैं ना जब आपके हीमोग्लोबिन ज्यादा होते हैं। सिक्स पैक बॉडी कब होता है? तब होता है ना जब चर्बियां कम होती है, मेरे जैसे नहीं होती।
तो ये जो चीज होती है वो नेचर का भी मैसेज है, आशिष्ट धृष्ट बलिष्ठ। तो ऐसा एक युवान आया, युवान ने आके राजा से कहा, और राजा से कह के उसने कहा कि भाई देखिए मैं कर सकता हूँ और कुछ दिनों में ही कर पाऊंगा। दवाई लगी उसको, अचरज हुआ, उसने कहा कि भाई नाम तुम्हारा, फिर कर दो। उसे कर दिया, 2 दिन में पंखी उड़ने लगा, वापस आता था उड़ के लेकिन उड़ने लगा। राजा ने कहा कि ऐसा क्या कर दिया? तो वो युवान ने कहा कि ये जो ब्रांच है ना ट्री की, जो शाख है इस वृक्ष की, पेड़ की, जिसपे वो पंखी निरंतर बैठता था, वो मैंने काट दी। उसका कंफर्ट जोन हटा लिया। कंफर्ट जोन हटा लिया तो वो मजबूर हो गया, क्योंकि बैठने के लिए जगह रही नहीं उसके पास। और फिर उसको पता चला कि मेरे पास तो पांख भी है, पांख फैलाई, फड़फड़ फड़फड़ करके उड़ने शुरू किया और उड़ा। क्रिएटिविटी का पता तब लगेगा आपको दोस्तों कि जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल के वो बैठने की डाली काट दे। वो ये मुझे ये चाहिए, इस सिचुएशन में मूड, ये सब काट दे। अपने आप अपने अंदर से पंख दिखाई देंगे बाहर निकलते हुए, जो अंदर ही है, विंग्स विदिन बाहर आएंगी, वो पंख फड़फड़ाती हुई। तो ये भी चीज है। सी फॉर करेज, सी फॉर क्रिएटिविटी। और तीसरा जो है सी फॉर कंसर्न। दूसरों के साथ आप युवा हो। अब जब लोग कहते हैं कि आपके हाथ में आपके परिवार का भविष्य है, आपके देश का भविष्य है, किसी को बोझ भी लगता है। और हमारा देश तो अब 75 साल की थनगनाहट के साथ तैयारी कर रहा है आजादी के अमृत पर्व की। 75 ईयर्स की हो गई आजादी। कई सुरमाओं ने बलिदान देके रक्त का चंदन तिलक किया इस भारत माँ के सिर पे, और हो गई। तो इस आजादी को अब हमें संभाल के रखना है। फ्रीडम मानी जहां कहीं भी पार्क कर दे अपनी गाड़ी को, या जहां कहीं भी कुछ कूड़ा करकट डाल दे, हम ऐसा अर्थ निकालते हैं फ्रीडम का। ये तो फ्रीडम है नहीं। फ्रीडम तो वो है कि फ्रीडम टू बी, हम होना क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं जीवन में, ये फ्रीडम है। ये आने वाले कल की बात है। तो ये आप अपनी मुट्ठी में रखिए, कर लो दुनिया मुट्ठी में, ऐसे ही अपनी मुट्ठी में रखिए ये कंसर्न। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने मेंस लाइफ इन सर्च ऑफ मीनिंग, बड़ी बेस्ट सेलर किताब लिखी, जिनके दूसरे विश्व युद्ध में सब परिजन मर गए, अकेले बचे, डिप्रेस होने की कगार पे थे, कि सब कुछ खत्म हो गया, घर टूट गया, माँ बाप, पत्नी, बच्चे सब चले गए। और फिर अमेरिका चले आए, और फिर उन्होंने लोगों के साथ काम करना शुरू किया, और फिर उन्होंने हैप्पीनेस की एक डेफिनेशन निकाली कि अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको तब मिलती है जब दूसरे आपकी वजह से हैप्पी हो। अकेले अकेले खुशी ज्यादा टिकती नहीं, लेकिन दूसरों के साथ दूसरों को खुशी बांटते फिरोगे तो अपने आप ज्यादा खुशी महसूस करोगे। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, वैसी खुशी है। तो एक औरत आई आत्महत्या के प्रयास की वजह से, और उसके साथ विक्टर फ्रैंकल ने बहुत सारी बातें की, काफी सारे आर्ग्यूमेंट दिए कि इसको जीवन ऐसे समाप्त नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, और सब बातें हुई। तो उस औरत ने तय किया कि भाई जीऊंगी, और कुछ महीनों के बाद उन्होंने डॉक्टर फ्रैंकल को खत लिखा, और खत में ये लिखा कि आपकी कोई भी आर्ग्यूमेंट मुझे याद भी नहीं है, और तब भी ध्यान से नहीं सुनी थी, मेरी ऐसी दिमागी कंडीशन ही नहीं थी कि आपकी कोई लॉजिक को मैं सुन पाऊं कि मुझे क्यों नहीं मरना है। लेकिन एक अनजान शख्स के पास जिस प्यार से आप बैठे, उसकी बात सुनी, उसको कुछ ढाढ़स बंधाने की कोशिश की, आपने कोशिश की, और आपने जिस तरीके से उसको संभाला, उसके कंधे पे हाथ रखा, उसकी आंखों में देख के जैसे मैं हूं ना, उसकी फीलिंग एक दी, एक थोड़ा राहत का एहसास दिया, जैसे अच्छे डॉक्टर भी करते हैं। मैं ऐसे डॉक्टर फ्रेंड है मेरा, चिराग मात्रा बढ़िया, हर बार वो पेशेंट को सिर्फ दवाइयों से ट्रीट नहीं करता, थोड़ा ऐसे कंसर्न से भी ट्रीट करता है। वो कंसर्न के तो कोई मेडिकल कॉलेज में कोई एग्जाम नहीं आती, उसके कोई पेपर में मार्क नहीं आते, लेकिन वो कंसर्न दिखाई देता है उसकी आंखों में, उसके जीवन में। तो ये कंसर्न थोड़ा रखिए, ये कंसर्न भी इंपॉर्टेंट है दूसरों के साथ जीने का। देखिए किसी के ऊपर आपकी फीलिंग की, आपके एहसास की, आपने कुछ मुस्कुरा के मना भी किया, लेकिन मुस्कुरा के किया, उसकी छाप छोड़ के जाओगे। जवान हो, दर्द होगा, प्यार करना भी सीख लीजिए थोड़ी। ऐसा तो कैसा जीना। नीरज बधवार बड़े अच्छे व्यंग्यकार है हिंदी के, कल परसों ही उन्होंने एक पोस्ट में लिखा था कि भाई किसी लोग तो बर्फ की तरह जीते हैं, बिल्कुल ठंडे, न कोई मोहब्बत की गर्मी निकले तो उनका बर्फ पिघले। किया ही नहीं कभी कुछ ऐसा, तो कीजिए, तो वक्त है आपके पास, कल हमारा है, करना चाहिए। लेकिन यह भी याद रखिए कि भाई
आने वाले कल में जाने के लिए सिर्फ ख्वाब मत देखिए, वरना तो आप इमेजिनेशन की दुनिया में जीने वाले शेख चली बन जाओगे। उसको प्रैक्टिकली महसूस करके अपने कर्तव्यों से कल का पूरी इबारत एक एक ईंट रख के अपने कर्म का, अपने फोकस का, अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का, उसको बनानी है। मैं बड़ौदा ही आ रहा था एक दिन, आज तो नहीं पहुंच पाया, नियति ने कुछ और मंजूर किया था, लेकिन उस वक्त जब मैं बड़ौदा आ रहा था, वही गोपाल मेरा सारथी, वही कार में मैं बैठा हुआ था और ऑस्कार अवार्ड उस वक्त डॉक्टर भैसानिया ने मेरा कार्यक्रम रखा था, मुझे आज भी याद है वो कार्यक्रम रखा था। और रक्तदान के बड़ा अच्छा काम करते हैं वो बड़ौदा में। तो वो जब मैं आ रहा था तब ऑस्कार अवार्ड सुबह में आने वाला था, तो मुझे फिल्मों का बड़ा शौक है, आपने महसूस भी कर लिया होगा इन बातों से। और मेरी प्लेनेट जेवी यूट्यूब चैनल आप देखें तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे वीडियो भी मिले कि सिनेमा के बारे में भी बोला हूँ, फिल्मों के बारे में। तो मैं जब आ रहा था तो उस वक्त मैं ऑस्कार हॉटस्टार की ऐप थी उस वक्त, जिसमें लाइव आप देख सके, उसमें देख रहा था मोबाइल पे। अब आप जानते तो है हमारे हाईवे पे मोबाइल के सिग्नल्स कैसे होते हैं, तो बीच बीच में सिग्नल कट गया और फिर रास्ते में बिल्कुल कट गया। मुझे इंतजार ये थी कि लियोनार्डो द कैप्रियो उस वक्त भी बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन में थे। अब ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, केट विंसलेट तो याद होगी सबको टाइटैनिक की वजह से। टाइटैनिक में 11 ऑस्कार दिए गए, एक हीरो को नहीं दिया गया, लियोनार्डो को। इतना अच्छा एक्टर, कितने मंजे हुए डायरेक्टर के साथ काम किया। जिनको हॉलीवुड की फिल्मों का शौक है उनको पता होगा कि लियोनार्डो अकेला ऐसा एक्टर है कि जिसने मार्टिन स्कॉर्सेज़ी के साथ भी काम किया, स्टीवन स्पिलबर्ग के साथ भी काम किया, क्रिस्टोफर नोलान के साथ भी काम किया, क्वांटिन टैरेंटिनो के साथ भी काम किया, अलग अलग विद्याओं के सुरमाओं के साथ काम किया। इतना अच्छा काम, लेकिन उसको कभी ऑस्कार टाइटैनिक में नहीं मिला जहां पे डिजर्व करता था, बाद में भी नहीं मिला। हर बार नॉमिनेशन आए, नया सूट सिलवाए, बैठे और कोई और ऑस्कार ले जाए। फिर तो टॉम हैंक्स और डेंजल वॉशिंगटन जैसे कुछ ऐसे कॉन्टेम्पररी एक्टर्स कहने लगे कि भाई ये डिजर्व करता है, इसको ऑस्कार देना चाहिए। कुछ मजाक भी करने लगे मीडिया के, भाई लाइफ टाइम अचीवमेंट कभी मिल जाएगा, हॉस्पिटल के बेड पे पड़ा होगा तब, अभी तो नहीं मिलेगा। हर बार लियोनार्डो ने अच्छी एक्टिंग की, हर बार नया परफॉर्मेंस दिया, हर बार नई फिल्म की, हर बार अपने आप को चैलेंज किया। ऑस्कार नहीं मिलता गया, लेकिन लोगों के दिमाग में, जहन में बैठ गया कि एक एक्टर। देखिए, कभी कभार आपको पुरस्कृत होते हुए अवार्ड यानी फल मिलता है, अवार्ड मिलता है, सम्मान मिलता है। कभी नहीं भी मिलता तो आप इस लेवल पे चले जाओ कि आपको न मिले उसकी भी कहानी हो, उसका भी न्यूज हो कि इसको क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस इतना लेवल पे बन गया कि किसी की रिकॉग्निशन की आपको जरूरत ही ना रही। वो लेवल पे लियोनार्डो दी कैप्रियो पहुंच गया। और मुझे याद है वो ऐप तो बंद हो गया क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो मैंने न्यूज साइट को खोली क्योंकि उसमें तो वीडियो नहीं है, लॉन्च इजीली हो जाती है। तब तक तो डिक्लेयर हो चुके थे ऑस्कार। और CNN की साइट पे जो हेडलाइन थी वो मुझे याद है, 21 सालों की तपस्या के बाद टाइटैनिक की, लिखा था उसपे, फाइनली ऑस्कार गॉट लियोनार्डो दी कैप्रियो। लियोनार्डो दी कैप्रियो गॉट ऑस्कार? नो, अवार्ड से बड़ा हो गया आदमी अपने परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी शिद्दत की वजह से, अपनी जो उसने इन्वेस्ट किया अपने 21 साल, बेहतर और बेहतर। कोई क्या किसी के साथ कॉम्पीट करना, अगर कॉम्पीट करना ही है तो किसी को नीचा क्या दिखाना, किसी को पीछे क्या छोड़ना, अपने आप के साथ कॉम्पीट करो। कल जो हमने किया उससे बेहतर आने वाले कल के लिए करो, गुजरे हुए कल से आगे निकल जाओ। ये होता है जज्बा। तो ये उससे करके दिखाया लियोनार्डो दी कैप्रियो ने, और ये जो करके दिखाया तो उसकी वजह से वो ये हेडलाइन बनी। तो कभी कभार कुछ कम भी मिलेगा, कुछ जैसे आपने सोचा है वैसा नहीं भी होगा, जैसा आज मेरे साथ हुआ, लेकिन हिम्मत मत हारिए, नासिपास मत होइए, नाराज मत होइए, अपने खुद पे भी नाराज मत होइए। आगे बढ़ने का कैसे सॉल्यूशन कैसे हो इमीडिएटली किसी भी, मेरी एक सोच बन गई है कि कोई भी प्रॉब्लम आता है, अचानक ही आता है ना, उसके तो प्रॉब्लम कहते हैं, सडनली अनप्रेडिक्टेबली आ जाता है। पर थोड़े सेटल होने के बाद दिमाग ये सोचने लगता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्यूशन मोड में चले जाओ तो कल हमारा है, हम कल को पा सकते हैं, आने वाले कल में रह सकते हैं। मैं तो काफी बार बोल चुका हूं कि किसी भी कार की ऑटोमोबाइल पे बैठो तो उसका विंड स्क्रीन जो आगे जाने का है वो बड़ा होगा, और रियर व्यू मिरर छोटा होगा। पीछे देखना नहीं, ऐसा नहीं, लेकिन पीछे इतना नहीं देखना है कि आगे जाने का रास्ता भूल जाओ और एक्सीडेंट हो जाए। आगे जाने का स्क्रीन ही बड़ा होता है, क्योंकि जीना तो कल में है, आने वाले कल में।
कोई भी कितनी भी आप भूतकाल की बात कर ले, प्राचीन संस्कृति की महानता की, अहंकार, अभिमान, आडंबर जो कुछ है वो कर ले, वहां पे आप जीने जा नहीं सकते। जीना तो फ्यूचर में है, आगे जाके जीना पड़ेगा। तो वो कल को हमें प्राप्त करना है, वो कल का हमें अचीवमेंट करना है। इसके लिए मैंने स्पेशल ये वीडियो आपके लिए, कस्टमाइज्ड वीडियो आपके लिए बनाया, इस पैशन से, इस आशा से। ये भी कल की आशा है ना मेरी आप में, कि भाई नहीं, आप कुछ में से कुछ पा सकोगे, कुछ सीख सकोगे, कुछ ले सकोगे। तो मेरी सिचुएशन है, मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूं आप सबका। आपने कितने प्यार से मुझे बुलाया, पोस्टर छपवाए, इंस्टा में टैग किया, कितनी सारी बात हुई। लेकिन अचानक ही मेरे पिताश्री की तबीयत खराब हो गई। कुछ दिनों से नासाज चल रही थी, कुछ नादुरुस्त तबीयत थी। उनको पार्किंसंस, एक्यूट पार्किंसंस, वो एजिंग की प्रोसेस है, उसकी वजह से दिमाग के जो कंट्रोल है वो वीक हो जाते हैं, और उसके वजह से एस्पिरेट भी कर जाते हैं, तो उसकी सांसें फूल गई। और मैं इसलिए ओपनली कह रहा हूँ, कहना नहीं चाहिए, काफ़ी सारे लोग अपनी पर्सनल बातें बताते नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको मालूम भी हो। मैं इतना तो महान नहीं हूं कि भाई पहुंच सकूं, और महान होने से ज्यादा जिम्मेदारी अभी मेरे पर है ना। मैं अकेला हूं फैमिली में, मेरे मामा मामी है, और मेरी मामी की वजह से तो हॉस्पिटल तक पहुंच पाए इमीडिएटली। तो उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने बहुत संभाला, लेकिन उनके साथ मुझे भी जाना पड़ेगा वहां पे। फॉर्मेलिटीज, फॉर्म्स, क्रिटिकल सिचुएशन, आईसीयू अभी भी है वहां पे। ये वीडियो खत्म करके मैं वापस हॉस्पिटल में जाने वाला हूँ घर से। ये सिर्फ आपके लिए घर पे आया, एक कमिटमेंट खत्म करने के लिए, पूरा करने के लिए। ऐसे नहीं कि जैसे ये गुजराती में बोलते हैं, लोग पानी ने लाकड़ा, नहीं, ऐसा नहीं सीखा मैंने अपने अच्छे पूर्वजों से। लोगों ने काम किया है, अमिताभ बच्चन से लेकर मोरारी बापू तक को देख देख के मैं सीखा हूं कि भाई नहीं, अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ना है, जब तक एंड पॉइंट ना आ जाए प्रयत्न नहीं छोड़ना है। तो वापस आया, जितना हो सके इतना बढ़िया बातें आपके लिए कहने के लिए सोच रखी थी, उसमें से कुछ आपको सुनाई। अगर साथ में होते तो कुछ क्वेश्चन आंसर करते, कुछ अच्छी अच्छी आपकी बातें भी सुनता, कुछ नहीं। और मैं कोई स्क्रिप्ट का आदमी तो हूं नहीं, तो और मेरे दिमाग में कोई नए नए आइडिया और नई नई बातें आती, वो आपको सुनाता। शायद ऐसा सोचा होगा ऊपर वाले ने कि कोई और कल आएगा आपके साथ सामने आने का, ये कल इतना ठीक नहीं है, इतना सही नहीं है, कोई और कल आएगा जिसमें मैं आपके सामने आ जाऊं। शायद हम जान नहीं सकते क्या सोचा है उसने, लेकिन हमारा तो एक ही काम है कि जब तक सांस है तब तक आश है, ऐसा मानते हम चले जाना। मैं तो विनती करता हूँ, आप मेरे पिताजी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए, आपकी दुआओं की मुझे भी जरूरत है अभी। लेकिन उसके साथ ये तो आपकी मेमोरी में रहेगा, वो क्या होने वाला है तो कुछ दिनों की बात है, लेकिन आपकी मेमोरी में रहेगा, ये सोचिएगा कि भाई हर किसी सिचुएशन में, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी फैमिली सिचुएशन को साइड में रख के भी एक केस लड़ा था, तो हर किसी सिचुएशन में हमारी जो एक प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है, ऐसा नहीं कि पैसे कमाने की कमिटमेंट है। टोनाल भाई को पूछ लो, आप जानते हैं वो, मैंने तो ऐसा कोई उसको, उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास इतना बजट नहीं है, डिस्काउंट का ये है, यंग जनरेशन है, या ऐसे, ये पैसे वाली बात नहीं है कि पैसों के लिए नहीं वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आप तक ये मैसेज भी पहुंचे कि भाई प्रोफेशनल जब आप हो जाओगे और कुछ कमिट किया होगा, किसी और लोगों की तकदीरें, उसका समय वक्त आपके साथ जुड़ा होगा, तो आप भी ऐसे ही मुस्कुराते हुए अपने दर्द को छिपा के, मजबूत आत्मविश्वास को संजो के, भागने की, मरने की, काटने की ऐसी बातें किए बिना, किसी को मारना या खुद मर जाना ऐसी कोई नेगेटिव सोच के बिना, असली मानों में पॉजिटिव होकर अपनी बात भी लोगों के सामने रख सके, अपना काम कर सके। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने का मौका मुझे मिला, तो मैं ऊपर वाले ने दिया है, मेरा तो कोई है नहीं इसमें, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। कविता मैंने रखी है, आपको वहां पे सुनाने वाला था, सुना देता हूँ। वही घिसी पिटी कविता नहीं है जो पहले सुनाता था, अब लॉकडाउन में कुछ मैंने भी नया पढ़ा होगा ना। तो ये कविता है, युवाओं की कविता है, कल हमारा है, उसके आत्मविश्वास की कविता है। झुका दो आकाश को, मुश्किल हो या नामुमकिन हो, ऐसी कोई बात नहीं तुम्हारा सामना कर सके किसी में औकात नहीं। झुका दो आकाश को, मुश्किल हो या नामुमकिन हो, ऐसी कोई बात नहीं तुम्हारा सामना कर सके किसी में औकात नहीं। दंगल हो या मंगल हो, अपने झंडे गाड़ दो, दंगल हो या मंगल हो, अपने झंडे गाड़ दो। नदियों का रुख मोड़ दो, बौना कर दो पहाड़ को, नदियों का रुख मोड़ दो, बौना कर दो पहाड़ को। समंदर हो तुम, आसमां हो तुम, समंदर हो तुम, आसमां हो तुम, नए जमाने के सिकंदर हो तुम। चांद पे जाने की शक्ति है तुझ में, अब मंगल करने की ठान लो, मिटा दो मन के डर को।
हासिल करो आत्मविश्वास को, जीत लो जमी को। बवंडर से भी तेज हो तुम, तूफान से तुम्हारा मुकाबला क्या, तुम्हारे कदमों में आकाश है, ऊंची उड़ान से मुकाबला किया। तो ये जवानी है दोस्तों आपकी, ये कहानी आप लिख सकते हो इस जवानी की। लिखिए, अपने हाथों से लिखिए अपनी तकदीरें, और मेरे सांसों की गर्मी से पिघल जाएगी जंजीरें, मैंने कहा था वो याद रखिए। वो इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। डर से मत डर, कुछ अलग कर, आगे बढ़, लेकिन डर से मत डर। डरने जो डराते हैं ना उनको फायदा पहुंचाता है, जो डरते हैं उनको कोई फायदा नहीं होता डर का। तो बिना डरे ये कल को मुट्ठी में ले लीजिए। और आप नए जमाने के लोग हैं, 21वीं सदी भी 21 साल की हो गई और आप भी उसी एज के हैं, तो आपके लिए ही पूरी सेंचुरी बनी हुई है। आप परमात्मा ने पूरा उद्यान खिला के रखा है आपके सामने, नया साइंस, नई टेक्नोलॉजी, नई फैशन। मैं तो उसका भी विरोधी नहीं हूं। अब पूरी जैसे बीते हुए कल की तरह ही हमें आने वाले कल को अगर जीना है, तो वो जीना क्या जीना है लल्लू, वो तो कॉपी पेस्ट हो गया, वो तो जेरोक्स मशीन की फैक्ट्री हो गई हमारे जीवन में। तो छोड़िए हमारे कंफर्ट जोन को और साहस कीजिए। कुछ तमाशा फिल्म जो आई थी ना इम्तियाज अली की, बाहर निकलिए अपनी कहानी लिखने के लिए। और सेम रूटीन किसी और के लिए पैसा कमाने में अपनी खुशी को बर्बाद मत कर दीजिए। वो पैसे भी रखिए और खुशी भी रखिए, क्योंकि खुशियां भी कुछ पैसों से आती है। तो पैसे कमाना नहीं ऐसा मैं नहीं कहता, पैसा कमाइए, लेकिन खुशियां भी पाते रहिए इन बिटवीन। जीवन को जीते रहिए, और जिंदगी जीना वो तो एहसास है कि आप जी रहे हो। वो तो चीज है। दर्द भी होगा उसमें, दर्द होगा तभी तो पता है ना कि जिंदा है। मुर्दों को दर्द नहीं होता। तो ये सब कल आपका ही है। मैं फिर एक बार क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जज्बातों के साथ आप अड़ग रहिए, टिके रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मौज में रहिए, नई फैशन को अपनाइए, पुरानी परंपरा की जंजीरों को तोड़ डालिए, कुछ आवाज कीजिए। अब सिर्फ टेक्नोलॉजी में नए होते हैं हम, सिर्फ कपड़ों में नए होते हैं हम, सोच में नए क्यों नहीं होते? अभी भी शादी ब्याह की वही पुरानी सोच है। अभी भी कल ये देखिए, इतनी लड़कियों ने कल हमारा कर लिया है। अब तो छोरियां छोरों से कम है कि, मतलब छोरे छोरों से कम है, छोरियों से कम है कि, ऐसे मैसेज आने लगे थे ओलंपिक में। तो ये जो ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हुए थे, जंजीरें डाली थी समय ने, वो कल हमारा है करके आगे निकलते जा रहे हैं अभी। तो आप भी निकलिए, आप भी महसूस कीजिए उस कल को और आगे बढ़ते रहिए। कल आपका ही है दोस्तों। मैं पूरे आत्मविश्वास से कहता हूं कि कल तो जवानी ही लिखेगी, पुरानी कहानी ही होगी, लेकिन जवानी के पास भविष्य होगा, इतिहास नहीं होगा, भूतकाल नहीं होगा। और वर्तमान का एक एक क्षण हो सके तो इस पल में जिंदगी गुजारो। पल ये जो आने वाला है, जो अभी मैं बोल रहा हूं और आ रहा है पल, उस पल को पकड़ लो दोस्तों, उसमें प्यार कर लो। उस पल में, उसमें अपनी कहानी लिख डालो, उसमें अपनी मोहब्बत की छाप छोड़ दो, उसको इश्क करो, उसको प्यार करके ऐसे ऐसे फैला दो कि जैसे तुम्हारे जो आनंद है, तुम्हारे जो सुख है, तुम्हारे जो स्मित है, उसमें दुनिया समा जाए। थैंक यू ऑल, सॉरी अगेन। लेकिन जैसे मैंने आपने मेरी परिस्थिति समझ के इसका उकेल भी मान्य रख दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और मैंने कोशिश भी की कि पूरे न्याय आपके साथ कर सकूं।